चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में शामिल हैं? यानी निम्न में से वो कौन से अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और हाई कोर्ट के भी हैं? तो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास आंसर देने के लिए। ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बहुत से अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर टिक करेंगे संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, लेकिन यह है रॉन्ग और राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी को करेंगे हम राइट। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को किया राइट। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है? यदि तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकता है? ऑप्शन है, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। सेकंड ऑप्शन है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, यदि वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो बताने आपको राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री वोटिंग क्यों नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्योंकि दोस्तों, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन से यहाँ संबंध है राज्य की विधान परिषद से, और राज्य की विधान परिषद कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधान परिषद का सदस्य है तो वो नहीं कर सकता वोटिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को हम करेंगे टिक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 से स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचक मंडल में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, यहाँ आपको बताना है भारत के संविधान के संबंध में किस देश से कौन से अधिकार लिए गए हैं। पहला है, आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार का संबंध किससे है? मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है यूके के संविधान से। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर लिया हल, क्योंकि ये प्रश्न था बहुत ही सरल। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन है, हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल। तो आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी, यानी ऑप्शन बी है राइट आंसर। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न है आपके सामने, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, आपको उसका नाम यहाँ बताना है। यहाँ आपको हिंट भी दिया हुआ है और पूछा गया है भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन का क्या नाम है। आपको यहाँ हिंट दिया गया है, उसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ऑप्शन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन। ऑप्शन डी है, जमींदारी एसोसिएशन। तो भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन का नाम है जमींदारी एसोसिएशन।
जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी? याद रखना है, इसे हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी प्रकार आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो बताइए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को करेंगे राइट। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। प्रश्न आपके सामने है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सबको पता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये प्रश्न सबको पता है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत बार ये प्रश्न हो चुका है रिपीट। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रतन, कैवल्य या निर्वाण? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसका नाम है कैवल्य। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इसे रखना है याद। वैसे तो आपको होगा याद। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। आपको इसका रखना है ध्यान। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो पूछा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी को करेंगे हम राइट। यदि कोई विवाद संघ यानी केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, संघ और एक राज्य या अधिक राज्यों एक तरफ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद हो, ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, केंद्र और दो या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ये सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार यानी मूल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। यह आपको रखना है ध्यान। इसमें किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता। इसमें दो राज्यों की बात की गई है, यहाँ केंद्र की बात की गई है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हैं। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल हैं। इसका आपको रखना है ध्यान। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी पूछा गया है निम्न में से वो कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग तो लेता है लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी वोटिंग नहीं करता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जब चलती है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषदें, ऑप्शन डी है राज्यों की विधानसभाएं। तो राइट आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में तो भाग लेती है परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेती हैं। ये आपको रखना है ध्यान। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न किया सॉल्व। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बताइए, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो राइट आंसर है मुंबई प्रेसिडेंसी से। यहाँ बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल 21 लोग चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर, मीनू मसानी, बी.जी. खेर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और एस. निजलिंगप्पा आदि प्रमुख थे।
तो इनका नाम आपको रखना है याद। अब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। तो हमने किया ये प्रश्न राइट और आपको पता चला कि सैडल पीक को पलियान शिखर के नाम से भी जाना जाता है।